चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 10 गणित। आज हम लोग देखिए हल करने वाले हैं, यही हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग का पहले पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं, है ना। तो इसमें हम लोग इकाई एक यही प्रश्नावली 1.1 को आज हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 को हल करने से पहले ना हम लोग का चैप्टर का नाम है यही वास्तविक संख्याएँ। तो थोड़ा हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग अभ्यास को स्टार्ट करेंगे और इसके बाद थोड़ा इसको हम लोग समझेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझेंगे, है ना। चलिए तो पहले हम लोग वास्तविक संख्या को समझ लेते हैं। देखिए हम लोग संख्याओं के बारे में ना पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती एक से ही शुरू होती है, 1 2 3 इस तरह से, एक से लेकर सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं। उसी में यदि जीरो को सम्मिलित कर दिया जाता है तो वही हो जाता है पूर्ण संख्या, ठीक है। ये सभी धनात्मक संख्या तो रहेगा ही, बस इसमें जीरो सम्मिलित कर दिया जाएगा तो इसे बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। और यही पूर्णांक क्या होता है, सभी धनात्मक संख्या, ये सभी धनात्मक संख्या तो रहेगा ही, ठीक है। और जीरो भी रहेगा, जीरो से लेकर यहाँ सभी धनात्मक संख्या और यहाँ पे सभी ऋणात्मक संख्या भी रहेगा, इसी को बोलते हैं पूर्णांक। सभी धनात्मक संख्याओं को, सभी ऋणात्मक संख्याओं को, और साथ में जीरो भी रहता है इसमें। और वही फिर परिमेय संख्या क्या होता है, जिन्हें हम लोग p/q अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ हम लोग को बताना पड़ेगा कि अंश और हर है क्या, ठीक है। यहाँ पे p/q जो अंश और हर है, अंश और हर को पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब इन्हीं में से कोई हो, कोई धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या या जीरो भी हो सकता है। लेकिन हम लोग को इस बात का ध्यान देना है कि हर को हम लोग को जीरो नहीं करना है, ठीक है। जैसे 1/2 हमने ले लिया तो यहाँ पे अंश और हर में क्या है, पूर्णांक है। हर जो है वो 2 है, वो जीरो के बराबर नहीं है। 4/5 हो गया, 6/7 हो गया। यहाँ पर हम लोग 0/1 को ले सकते हैं ना। 0/1 हम लोग का क्या होगा, सिर्फ जीरो को ही बात करें तो ये हम लोग का क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, है ना, क्योंकि इसको हम लोग p/q अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। और p/q पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब यहाँ पे अंश जो है ये भी तो पूर्णांक में आ रहा है और जो हर एक है वो भी पूर्णांक में आएगा। अंश और हर में यही पूर्णांक ही होना चाहिए, बस हर में सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंश में रह सकता है लेकिन हर में नहीं करेंगे। चलिए वहीं अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिन्हें हम लोग p/q अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ p/q पूर्णांक है तथा q जो है हर है, जीरो के बराबर नहीं है। जैसे करनी में 2 हो गया, करनी में 3 हो गया, करनी में 4 को नहीं लेंगे क्योंकि करनी में 4 जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ±2 हो जाएगा तो ये हो जाएगी हम लोग को परिमेय संख्या। करनी में 5 को ले सकते हैं, करनी 5 भी होगा, पाई हो गया। ये सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और यही होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। चलिए हम लोग ना प्रमेय 1.1 को समझ लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कह रहा है ना कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, 2 धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, पूर्णांक में हम लोग जानते हैं कि सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं और सभी ऋणात्मक संख्या होता है, साथ साथ जीरो भी रहता है पूर्णांक में, है ना। तो सिर्फ हम लोग को धनात्मक संख्या उसमें से लेना है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पे a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r, ठीक है, a बराबर bq प्लस r। और कामा दिया है, जो r है ना वो जीरो के बराबर रहेगा या जीरो से बड़ा रहेगा, लेकिन b से ये छोटा रहेगा। जो आपको a b जो धनात्मक 2 पूर्णांक दिया रहेगा ना, वो दोनों धनात्मक संख्या रहेगा। यहाँ पे जो बड़ी संख्या इसमें जो भी रहेगा, बड़ी संख्या में हम लोग छोटी संख्या से भाग देंगे और जो भी यहाँ पे शेषफल आएगा उसी को इसी तरह से लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये फार्मूला हम लोग जानते हैं ना कि भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल होता है, वो यही सेम बात है, ठीक है। ए जो रहेगा यहाँ पर बड़ी संख्या रहेगी, ए बी में ए बड़ा संख्या रहेगा, ठीक है। ए में आप क्या करेंगे, बी से भाग देंगे तो यहाँ पे क्यू बार जो भी आपका भाग जाया रहेगा, ठीक है, मतलब भाग जो भी भागफल आया रहेगा। और आर जो रहेगा वो आपका शेषफल रहेगा। जो आर जो भी आपका शेषफल रहेगा ना, हो सकता है कि जीरो के बराबर आ जाए, ठीक है। यदि कोई संख्या ए है, यदि आप बी से भाग दे रहे हैं ना, तो यदि उसको पूरी तरह से विभाजित कर दिया तो शेषफल क्या आएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। नहीं तो क्या रहेगा, आप किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं तो उस संख्या से क्या रहेगा, आर जो है शेषफल वो हमेशा छोटा ही रहेगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। जैसे हमने ले लिया ना कि 4 और 5 हमने ले लिए, ठीक है। 4 5 हम 2 हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक में क्या आता है, सभी इस तरह से धनात्मक संख्याओं को ले लीजिए, सभी यहाँ पे ऋणात्मक संख्याओं को, ऋण 1 रहेगा, ऋण 1, ऋण 2, यहाँ पे ऋण 3। तो इस तरह से सभी धनात्मक पूर्णांक में ही आता है, सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और जीरो भी रहता है। तो हम लोग को हमेशा धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है ना, धनात्मक पूर्णांक ही 1 से शुरू होगा, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है, ठीक है। 1 से लेकर सभी धनात्मक संख्याओं की ये बात कर रहा है ना। तो चलिए इस प्रकार से हमने 4 और 5 2 धनात्मक पूर्णांक ले लिया है ना। तो अब आपको क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आपकी बड़ी संख्या कौन सी है। तो 5 बड़ा संख्या है, 4 आपकी छोटी संख्या है ना। तो आप 5 में क्या कर देंगे, 4 से भाग देंगे, ठीक है, 5 में। चलिए हम 5 में
क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। जो भी आप देख लेंगे आपके पास जो भी धनात्मक दो पूर्णांक दिया रहेगा, एक बड़ा संख्या रहेगा, एक जाहिर सी बात है एक बड़ा एक छोटा दिया रहेगा, ठीक है। तो बड़ी संख्या में ना हम लोग छोटी संख्या से भाग देंगे, तो यहाँ पर एक ही बार भाग जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग एक बार भाग देंगे, तो 4 एकम 4 होगा, घटा देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना। तो अब देखिए यह हम लोग का होता है, जो यह गया हम लोग का यह भागफल, इसको तो हम लोग कहते हैं, ठीक है, भागफल। और ये इसी को हम लोग शेषफल कहते हैं, है ना। और ये जिससे हम लोग भाग दे रहे थे उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक, जिससे हम लोग भाग देते हैं। और जिसमें भाग दिया जाता है, इस 5 को क्या बोलेंगे, भाज्य बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यही फार्मूला था, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस यहाँ पे शेषफल। उसी बात को ना इस तरह से लिखा था, ए बी दो संख्या था तो ए हमेशा बी से बड़ा ही रहेगा, तभी आपको इस प्रकार से मिलेगा, ए बराबर यहाँ पे बी, ठीक है, क्यों, यही भागफल रहेगा आपका, आर जो रहेगा शेषफल। तो इसी आर की वो चर्चा कर रहा था ना, आर को कह रहा था कि छोटा रहेगा, ठीक है, आर का वैल्यू बी से तो छोटा ही रहेगा, जिससे आप भाग दे रहे हैं उसे छोटा ही रहेगा, या तो क्या रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। तो देख रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे 4 से यदि हम लोग किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, कोई भी संख्या यदि हम लोग उसे 4 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर 5 को फिलहाल में दे रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग को शेषफल 1 आ रहा था, जो कि क्या था, 4 से छोटा ही था, है ना। जब भी आप किसी संख्या को हम लोग 4 से भाग देंगे ना, तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल यदि किसी संख्या को आप 4 से विभाजित करें तो शेषफल आपको 0 आ सकता है। 0 आने का मतलब कि उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दिया, ठीक है, शेषफल 0 आ जाएगा। और क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है ना, बस इतना ही आ सकता है। जितना आपको, यदि किसी संख्या को आप 4 से भाग दे रहे हैं तो इस तरह से 0 1 2 3 आ सकता है, 4 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 4 रहेगा, मतलब 4 रहता तो क्या करता है, उसको पूरी तरह से विभाजित ही कर देगा, यही शेषफल फिर 0 आ जाएगा। तो यही था, संख्या 4 5 था ना, तो जब इसमें हम लोगों ने 4 में हमने 5 से भाग दे दिया, तो अब इसी को हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से लिखना रहेगा। तो कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, यही हम लोग का संख्या 5 था, अब इसी को हम लोगों ने 4 से भाग दे दिया, ठीक है। 5 जो हम लोग का क्या था, ये भाज्य था, ये 4 हम लोग का भाजक था, भाग ले गए तो हम लोग कितना बार गया, 1 बार गया, ठीक है। और प्लस शेषफल हम लोग का क्या बचा, यही 1 बचा। तो यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग ना, हम लोग को जो भी संख्या दिया रहेगा, धनात्मक पूर्णांक ही दिया रहेगा, उससे हम लोग संख्याओं का महत्व ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। हम भाग विधि से महत्व अभी आएगा प्रश्न में, तो हम लोग करेंगे। देखिए, तो यही हम लोग को प्रश्नावली 1.1 में ना पहला प्रश्न में दे दिया गया है ना कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। इस तरह से देख रहे हैं हम लोग को 2 धनात्मक पूर्णांक दिया है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 धनात्मक पूर्णांक दिया है। तो हम लोग को इसी को भाग विधि से महत्व ज्ञात करना रहता है, और यहाँ पर जो भी हम लोग भाग देंगे ना, तो यहाँ पर हम लोग उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कह दें या यूक्लिड विभाजन प्रमेय कह दें, ठीक है। तो चलिए पहला हम लोग प्रश्न को हल करते हैं, 135 है और 225 है। चलिए हम लिख देते हैं, हल करने वाले हैं हम लोग, पहले प्रश्न में भी पहला हल करेंगे, और जो हमें 2 संख्याएं दिया गया था उसको हम लोग लिख देते हैं 135 और 225 हमें दिया था ना। तो चलिए यहाँ पर पहले देखिए कौन इसमें बड़ी संख्या है, 225 बड़ा है, 135 छोटा है ना। तो हम इसको इस प्रकार से पहले लिखिए कि कौन बड़ा है, 225 बड़ा है, 135 छोटा है। अब यहाँ पर जो भी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से भाग देंगे। तो हम लोग भाग देते हैं 135 से हम लोग देंगे 225 में। तो फिलहाल में तो एक ही बार भाग चला जा रहा है, तो एक बार भाग ले जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 135। अब यहाँ पर हम लोग घटाते हैं, तो यहाँ पर घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 में से 3 नहीं घट पा रहा है, 1 हाथ से ले जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से यदि आप 3 घटा देंगे तो 9 ही बचेगा। और यहाँ पर 1 हाथ से ले दिया था, 1 में से घट के यहाँ पे 0 हो गया, अब 90 हो गया। तो अब जिससे हम लोग भाग दे रहे थे ना, यहाँ से भाग विधि से महत्व हम लोग इसी प्रकार से ज्ञात करते हैं। पहले जो भी संख्या दिया गया था पहले भाग दे दीजिए, ठीक है। जो भी बड़ी संख्या था हम लोग उसमें छोटी संख्या से भाग दे दिया। यहाँ पे जो भी शेषफल आ गया ना, जिससे आप भाग दे रहे हैं, ठीक है, उससे यह छोटा हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग इसमें भाग देते हैं, जो भी शेषफल था अब यह हम लोग का भाजक बन जाएगा, ठीक है। पहले भाजक क्या था, 135 था, अब हमने इसको 225 से इसमें भाग दे दिया, एक ही बार भाग गया। अब यहाँ पे शेषफल 90 बचा, अब 90 क्या करेगा, अब इसमें भाग देगा, है ना। यह जिससे हम लोग भाग दे रहे थे उससे यह छोटा हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इस प्रकार से 135 में भाग देंगे हम लोग। अब फिर यहाँ पे 9 दूना 18, तो बार में अधिक हो जाएगा, एक ही बार भाग ले जाते हैं। चलिए 90 घटाते हैं, यहाँ पे इकाई स्थान पर 5 ही बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 13 है, 13 में से यदि हम 9 घटा दें तो 4 बचेगा, ठीक है।
यहाँ पे 13 में से 9 चला जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं ना कि शेषफल क्या हो गया, इससे छोटा हो गया, जिसे आप भाग दे रहे थे उससे शेषफल छोटा हो गया ना। अब फिर इसको भाग दे दीजिए। ठीक है, यदि और भाग जाता तो हम लोग भाग देते हैं, संख्या यदि बड़ी रहता ना, यहाँ पे जैसे 225 के आगे भी और संख्या रहता तो हम लोग इसको ना और भाग देते, तब तक देते जब तक कि जिसे आप भाग दे रहे हैं उससे छोटा ना हो जाए, है ना। छोटा होगा तभी भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 135 है तो एक ही बार ले गए, तो शेषफल देख रहे हैं कि 90 से छोटा हो गया, तो अब क्या करेंगे, फिर 90 को यहाँ पर हम लोग ला देंगे 90। ठीक है, तो 45 दूना 90, तो यह 0 हो गया। ठीक है, तो जो शेषफल को 0 कर देता है ना, यहाँ पे इस प्रकार से जो भी हम लोग को 2 संख्याएं दिया गया था, यहाँ पर यह 225 बड़ा संख्या था और यहाँ पे 135 छोटा पूर्णांक था, तो यहाँ पे बड़े पूर्णांक में छोटे पूर्णांक से भाग देंगे। शेषफल जब छोटा हो जाएगा, जो यहाँ पे भाजक था वो फिर यहाँ पर भाज्य बन गया, जो यहाँ पर भाजक था यहाँ पे भाज्य बन गया। ठीक है, तो जो यहाँ पे शेषफल को 0 कर देता है वही होता है मशक। ठीक है, यहाँ पे इसको इन दोनों संख्याओं को ना, मशक का मतलब यही होता है कि आपको जो भी 2 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, या 2 संख्याएं जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, एक हम लोग को एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए होता है ना, जो इसको विभाजित कर दे, इसको विभाजित कर दे। ठीक है, मतलब जितनी भी संख्याएं आपको दी गई हैं, 45 से अभी भाग देंगे ना 135 में, तो ये इसको क्या कर देगा, पूरी तरह से विभाजित कर देगा 3 बार में। ठीक है, मतलब कितनाओं बार में विभाजित करे, लेकिन पूरा क्या करेगा, ये इसको विभाजित कर देगा। ठीक है, 135 को भी 45 पूरी तरह से विभाजित कर देगा और 225 को भी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दें। तो बस इसी बात को हम लोग ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिख देते हैं। ठीक है, इस ऐसे हम लोग लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहली लाइन को लिखेंगे क्या, यहाँ पर देखिए भाज्य, यहाँ पर क्या है, भाज्य 225 है ना, क्योंकि यही बड़ा था, 225 है। आप किससे भाग दे रहे थे, पहले उसको लिखिए, क्योंकि यही होता है लिखने का तरीका। पहले क्या लिखते हैं, पहले भाज्य को लिखते हैं, फिर भाजक को, फिर भागफल को, फिर शेषफल को लिखा जाता है। तो यही हम लोग का भाज्य था, भाजक था 135 था, और भागफल कितना बार गया, एक बार गया, और हम लोग का शेषफल कितना मिला, 90 मिला, है ना। तो तब तक हम लोग करेंगे, जो भाजक क्या कर देगा, शेषफल 0 कर देगा, वही हो जाएगा दी गई संख्याओं का मस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम लोग ये वाली लाइन के लिए तो हमने लिख दिया। चलिए फिर यहाँ पर एक लाइन है, इसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भाजक क्या है, यह है, मतलब भाज्य 135 है, 135 बन जाएगा, 35 है 135, है ना, और इसको भाग कौन दे रहा है, 90, यही हम लोग का भाजक है। कितनी बार भागफल गया, एक बार। शेषफल कितना बचा, 45 बचा, अभी से 45 है, अभी शेषफल 0 नहीं आएगा, तब तक हम लोग करेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर फिर हम लोग यहाँ इस वाली लाइन को लिखते हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइन यह बना, इसको लिख लेंगे, यहाँ पे यह भाज्य हो गया, यह भाजक हो गया, यह भागफल, यह शेषफल हो गया। फिर इस लाइन को लिख लेंगे, तो यह भाज्य, यह भाजक, यह भागफल, यह शेषफल, और फिर इस लाइन को लिख लेंगे। ठीक है, यह भाज्य हो गया 90, और यहाँ पे 45 है भाजक, और यहाँ पे 2 भागफल, और शेषफल क्या है, 0 है। तो इस लाइन को हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, अब 90 को लिखिए, और जिसको भाग कौन दे रहा है, 45, कितना बार भाग गया, 2 बार, और शेषफल क्या बचा, 0। तो शेषफल को 0 कौन कर रहा है, यही 45 ही कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF हमने किन किन संख्याओं का निकाला, 135 कामा 225 का, जो कि हम लोग को निकल कर आया यही 45 ही है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर दिया, 135 और 225 को पूरी तरह से विभाजित कर दिया। तो यही हो गया इन दोनों संख्याओं का HCF। तो यही हमें 2 संख्याएं दिया गया था, 135 225। तो यहाँ पे जो भी 2 धनात्मक पूर्णांक आपको दिए हैं, इनमें देख लीजिए कि कौन बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे 225 बड़ा था, 135 छोटा था। अब यहाँ पे 225 में 135 से भाग देंगे, यही भाग विधि से क्या कर लेंगे, मशक ज्ञात कर लेंगे, भाग विधि से मशक ज्ञात कर लेंगे, और इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम इसी तरह से लिख देंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमने लिख दिया। बस यहाँ पे प्रत्येक लाइन को लिखिए। ठीक है, कि यहाँ पर जब जो भाज्य था उसमें जो भाग दे रहे थे, और क्या शेषफल बच रहा था, और क्या भागफल आ रहा था। ठीक है, इसी पूरी लाइन को लिख लीजिए, और जो यहाँ पे शेषफल 0 कर देता है जो भाजक, वही होता है HCF। ठीक है, यही 2 संख्या हमें दे दिया गया था, 135 और 225 का HCF हम लोग को निकल कर आया 45। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न में। सेकेंड हमें दे दिया गया है ना 196, और यहाँ पे 38,220 है। चलिए इसका हम लोग याद करते हैं। चलिए सेकेंड को हम लोग नोट करते हैं, जो कि हमें दे दिया गया है 196 और
यहाँ पे 38,220 है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहले ध्यान देंगे कि इन दोनों पूर्णांकों में बड़ा कौन है, तो यही बड़ा है, जाहिर सी बात है। 38,220 दिया हुआ है। चलिए यही बड़ा है, 196 छोटा है। तो यहाँ पे जो भी बड़ा पूर्णांक है उसमें छोटे वाले पूर्णांक से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो भाग देते हैं हम लोग यहाँ पे 38,220 है। चलिए यहाँ पे 196, तो पहले हम लोग भाग देंगे। तो यहाँ पे 196 है ना, तो 19 दूना 38 हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे अधिक हो जाएगा। यदि 2 बार भाग ले जाना चाहे ना, पहले तो यहाँ पे 3 ही संख्या में ले जाएंगे, है ना, क्योंकि 1 बार भाग जा रहा है, ठीक है। 2 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा। चलिए तो हम लोग 196 लिखते हैं और यहाँ पे घटाते हैं। तो यहाँ पर एक हासिल दे देगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 6 चला गया, 6। अब यहाँ पर बचा हुआ है 7। 7 में से 9 नहीं घट पा रहा है, एक हासिल ले लेगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 17। 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक हासिल ले दिया है ना, तो यहाँ पे 2 बचा है। 2 में से 1 गया, 1 ही बचा। देख रहे हैं ना, इससे छोटा ही है 196 से। चलिए अब यहाँ पर हम लोग और संख्या को उतारते हैं। यहाँ पे 2 को हमने उतारा। चलिए तो ये अभी जा रहा है ना, 9 बार जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे तो 1960 हो जाएगा। यहाँ पे 1862 है। 9 बार चला जाएगा भाग। हम एक बार 9 बार करके गुणा देखते हैं। यहाँ पे 9 छक 54 को 4 हो जाएगा, 5 हासिल हो जाएगा। 9 9 81, 81 में 5 जोड़ देंगे तो 86 हो जाएगा। तो 8 हासिल लगा। 9 कम 9, 8 दूना 16, 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए इतना 9 बार भाग चला जाएगा। 9 बार हम लोग भाग ले जाते हैं, 17 64 है। और हम लोग तब तक भाग ले जाएंगे ना जब तक इसे 196 से यहाँ पे शेषफल छोटा ना आने लगे। मतलब यहाँ पे जब तक भाग जा रहे हैं हम लोग भाग देंगे इस तरह से। चलिए यहाँ पर एक हासिल दे देगा तो 12 हो जाएगा। 12 में से 4 चला जाएगा तो 8 ही बचेगा, ठीक है। 12 था, 12 में से 4 घटा दिया, 8 बचा। चलिए अब यहाँ पर बचा हुआ है 5। 5 में से 6 नहीं घट पा रहे हैं तो एक हासिल देगा 15। 15 में से 6 चला जाएगा 9। यहाँ पे 9 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे एक हासिल दे दिया था ना, तो यहाँ पर भी 17 हो गया। 17 में 17 घट के यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हमने 2 को उतार दिया है। अब हम लोग उतार देते हैं 0 को। अब 5 बार भाग जाएगा। 5 बार हम लोग 196 में 5 का गुणा करके देखते हैं। 5 छक 30 को 0, 3 हासिल लग जाएगा। यहाँ पे 9 5 45, 46 27 48, तो यहाँ पे 4 हासिल लगा। और यहाँ 5 एकम 5, 5 4 9, तो हो जा रहा है, ठीक है, 5 बार में, ठीक है, 980। अब यहाँ पर शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो इन दोनों संख्याओं में ना यही 196 ही वो संख्या है ना, यही भाजक है जो क्या कर रहा है, शेषफल को 0 कर दे रहा है, यही भाजक। तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं में ना वह बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पे 196 ही बना, ठीक है। 196 से यहाँ पे 196 को डिवाइड कर देंगे तो इसको पूरा तरह से डिवाइड कर दिया। और यहाँ से 196 को हमने इसमें भाग देकर दिखाया आपको, ठीक है। यही भाग देने पर क्या आ रहा है, शेषफल 0 आ जा रहा है। तो मतलब 196 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। तो यही इन दोनों संख्याओं का मसा यही बना, 196 ही बना। चलिए तो हम लोग इस बात को लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग को करना है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ पर बस लिख दीजिए कि कौन भाजक है कौन भाज्य है। पहले भाज्य को लिखते हैं, भाज्य। चलिए एक बार इस बात को भी हम लिख देते हैं। भाज्य बराबर यही होता है, भाजक गुणते भागफल प्लस यहाँ पे शेषफल को हम लोग को लिखना रहता है। तो हम लोग भाज्य यहाँ पर क्या है, यही है जो बड़ी वाली संख्या है 38,220 है। और भाजक किससे हमने भाग दिया, 196 से, है ना। तो कितना बार भागफल मिला हम लोग को, यही 195 बार हम लोग को भागफल मिला, ठीक है। और यहाँ पे प्लस शेषफल क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो कौन भाजक शेषफल 0 किया, तो यही 196 ही था। यही क्या कर दिया, इस 38,220 को पूरी तरह से विभाजित कर दिया। तो यही बन गया हम लोग को मसा। तो हम लोग इस बात को लिख देते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे 196 कामा 38,220, इन दोनों संख्याओं का मसा हम लोग का क्या बना, यही 196। तो इस तरह से यह सेकेंड वाला प्रश्न भी हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड हमें दे दिया है ना 867 है और यहाँ पे 255 का हमें पूछा है। चलिए इसे भी लिखते हैं हम। थर्ड प्रश्न 867 और तो अब यहाँ पे इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, यही है 667 ही इसमें बड़ी संख्या है।
255 इसमें छोटा है। तो अब हम लोग भाग से क्या करते हैं, भाग विधि से इसका पहले हम लोग मासा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 867 में हम लोग को भाग देना पड़ेगा 255 से। चलिए 255 ने हम 3 बार यहाँ पे गुणा करके देखते हैं। 255 है 3, 3 5 15 को 5, एक हासिल लगेगा। यहाँ पे 3 5 15, एक 16 को 6, फिर एक हासिल, 3 दूना 6, एक 7, इतना चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग एक बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, तो यही 3 बार ही जाएगा 3, और यहाँ पे 765। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग घटाते हैं इसको, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जिससे भाग दे रहे थे ना, अब उससे यहाँ पे शेषफल क्या हो गया, छोटा हो गया। तो अब ये हम लोग का क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये हम लोग का भाज्य हो जाएगा। ठीक है, 255। चलिए इसमें भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे 2 बार तो आसानी से चला जा रहा है। ठीक है, 2 बार हम लोग दे देते हैं, 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 दूना 4, और यहाँ पर तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पे 2 एक कम 2 हो जाएगा। चलिए घटाइए, यहाँ पे घटाते हैं, 5 में से 4 घटा देंगे, 1 ही बचेगा, और यहाँ पर तो 5 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, जिससे हम लोग भाग दे रहे थे ना, यहाँ पे शेषफल छोटा हो गया। अब फिर इसको यहाँ पर लेकर आइए, 102 है। चलिए इसमें हम लोग भाग देंगे तो 51 दूना 2 बार में हो जाएगा, 2 एक कम 2, यहाँ पे 2 5 है 10, शेषफल यहाँ पे क्या आ गया, 0। तो शेषफल 0 कौन किया, यहाँ पे 51 किया। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का मसा कौन हो जाएगा, यही 51 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ना, देखिए एक लाइन ये इसको लिखेंगे हम लोग, फिर इसको लिखेंगे, फिर हम लोग इसको लिखेंगे, 3 लाइन इस तरह से बन रहा है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि इसी को हम लोग लिखते हैं भाज्य रहता है, सिर्फ भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस यहाँ पे शेषफल को लिखा जाता है। और यहाँ पे तो हम लोग देखिए इस लाइन को हम लोग लिखेंगे तो भाज्य हम लोग का ही है 8 6 7 867 ही है, और भाजक इसमें क्या कौन था, 255 ही था। गुणते भागफल हम लोग को कितना आया, 3 आया, और प्लस शेषफल हम लोग को क्या मिला था, 102 मिला था। ठीक है ना, यही भाजक था, ये भाजक था, और ये हम लोग का भाज्य था, यह भागफल, यह शेषफल आया था। चलिए इस वाली अब लाइन को हम लोग लिखते हैं दूसरे वाले को। तो यहाँ पर यह भाज्य यह था, है ना, इसमें भाग दिया जा रहा था, और भाजक 102 था, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं भाज्य को 255, और यहाँ पे भाजक 102, कितना बार भाग गया, भागफल हम लोग को 2 मिला। यहाँ पे शेषफल क्या मिला हम लोग को, 51, और तब तक करते हैं जब तक शेषफल 0 ना आने लगे। ठीक है, तो और फिर हम लोग इस लाइन को लिखते हैं, है ना, भाज्य यहाँ पर भाज्य क्या है, 102, 102 हो गया। भाजक कौन है, 51 है। भागफल कितनी बार गया, 2 बार गया। शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। शेषफल 0 कौन किया, 51 ही किया। तो 51 है इन दोनों संख्याओं का ना, 51 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक है, जो 867 और 255 दोनों को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। तो इन दोनों संख्याओं का मसा ही बना, 51 ही बनेगा मसा। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए कौन कौन संख्या, उन संख्याओं को हम लोग लिखते हैं। 867 है, कामा 255, हम लोग का निकल कर आए 51। ठीक है, 51 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है, जिससे आप क्या करेंगे, 867 में भाग देंगे तो पूरी तरह से उसको विभाजित कर देगा, और यहाँ पे 255 में भाग देंगे तो उसको 51 क्या करेगा, पूरी तरह से विभाजित कर देगा। तो इन दोनों संख्याओं का हम लोग को मसा ही निकल कर आए, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमने लिख दिया। ठीक है, पहले आप क्या करिए, भाग विधि से मसा ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, मसा ज्ञात करने के बाद मतलब जब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, जब शेषफल 0 आ जाएगा बस इसी प्रत्येक लाइन को आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर जो भाज्य, फिर क्या भाजक था, कौन भागफल था, क्या शेषफल था, इस तरह से इस प्रकार से जितनी लाइनें आ रही हैं सबको लिख दीजिए। जो यहाँ पे शेषफल करता है, शेषफल को 0 करता है जो भाजक, वही हो जाता है HCF, है ना, वही हो जाता है मसा। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे दिया गया है ना, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसका यह मतलब कह रहा है ना
कि कोई आपके पास संख्या है, ठीक है, जिसे आप ना यहाँ पे देखिए 6 प्लस 1 इस प्रकार से लिखा गया है ना, तो यहाँ पे 6 क्या है, यह भाजक है, ठीक है, क्यों क्या है, भागफल है कुछ, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे शेषफल है, ठीक है। तो इसी प्रकार का होता है, हम लोग को देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक हम लोग को बताना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए हम लिख देते हैं, हल करने वाले हैं हम लोग दूसरे वाले प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दे दिया गया था ना, यहाँ पे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पे हम लोग को 6 प्लस 1 इस प्रकार से लिखा था, 6 प्लस यहाँ पे 3 लिखा था, यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे 5 लिखा था, इस प्रकार के रूप का होता है, हम लोग को दिखाना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ ना कि कोई यहाँ पे 6 जो लिखा गया है ना, हम इसको चलिए इस तरह से लिख देते हैं, 6 प्लस जैसे यहाँ पर 5 ही लिखा गया है ना, तो यहाँ पर 5 हम लोग का यह है शेषफल लिखा गया है, ठीक है, शेषफल को दिखाया गया है। और यहाँ पे Q जो है ये हम लोग का क्या है, भागफल है, ठीक है। और 6 जो है हम लोग का यह क्या है, यह भाजक है। अगर इस प्रकार से आपके पास कोई भी प्रश्न लिख दिया ना, यहाँ पे 6 प्लस 1 लिख दिया, तो यहाँ पे 1 क्या है, यहाँ पे कोई संख्या रहा होगा जिसे 6 से विभाजित किया गया, Q यहाँ पर भागफल आया, और यहाँ पे 1 क्या आया, शेषफल आया। तो यह सब तीनों ना विषम के बारे में बात किया कि यह विषम पूर्णांक है, ठीक है, विषम पूर्णांक। तो देखिए यहाँ पर संख्या 6 का चर्चा किया गया है, ठीक है। यहाँ पर भाजक क्या है, प्रत्येक में आप देख रहे हैं 6 है ना, तो जब भी आप किसी कोई भी आपके पास संख्या रहे, यदि 6 से आप किसी संख्या को भाग देंगे ना, तो शेषफल क्या आ सकता है, शेषफल या तो 0 आ सकता है, 0 आने का मतलब 6 क्या किया, उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दिया, शेषफल 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है ना, 6 नहीं आ सकता। 6 आने का मतलब कि यहीं शेषफल 0 हो जाएगा, शेषफल यहाँ पे 6 नहीं आ सकता, क्योंकि 6 रहेगा तो ये संख्या क्या कर देगी, उसको पूरी तरह से विभाजित कर देगी, 0 ही आ जाएगा फिर शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पे शेषफल कुल क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 यही हो सकता है ना। तो प्रश्न हमें बोला है ना कि जब भी हम किसी संख्या को ना 6 से भाग देंगे, तो वह यदि उसका ना शेषफल 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, तभी वो संख्या विषम होगी, अन्यथा वो सम होगा, ठीक है। चलिए इस बात को हम लोग ज्ञात करके देखते हैं। तो इसके लिए ना हम लोग लिख देते हैं कि माना कोई संख्या a है, ठीक है, हम लिख देते हैं हम लोग, माना कोई संख्या a है जिसे 6 से विभाजित किया जाता है, और शेषफल के बारे में हम लोग को लिखना पड़ेगा, है ना। कोई भी संख्या रहेगा, यदि आप उसे 6 से विभाजित करें ना, तो शेषफल क्या क्या मिलेगा, ठीक है। माना कोई संख्या a है जिसे 6 से विभाजित किया जाता है, तब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, तब शेषफल हम लोग को क्या मिल सकता है, शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 5, 6 नहीं मिलेगा, है ना। यदि फिर संख्या 6 आ गई तो क्या करेगा, यदि उससे 6 से भाग दे रहे तो उसको पूरी तरह से वो विभाजित कर देगा। और यहाँ पर हमें शेषफल के भी बारे में लिखना था, ठीक है। चलिए यहीं हम लोग लिख देते हैं, तब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, तब भागफल Q तथा, फिर यहाँ से रहेगा तथा शेषफल क्या आता है, यही आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 0 से लेकर यहाँ पर 5 तक आ सकता है। चलिए तो यहाँ पे जब हम लोग लिखते थे, जब शेषफल 0, जब यहाँ पे शेषफल आपका 0 रहेगा, तब वो संख्या किस प्रकार से रहेगी, a बराबर, है ना, संख्या a ही था, उसे आपने 6 से भाग दे रहे थे, और Q बार यहाँ पे भागफल मिला, और शेषफल हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ पे 0 मिला, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम लोग लिख देते हैं, जब हम वो सारी संख्याएं लिखेंगे, है ना, कि शेषफल 1 रहेगा तो क्या, 2 रहेगा तो क्या संख्या मिलेगी, 3 रहेगा, तो इस प्रकार से सबको यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं शेषफल, यहाँ पे 1 रहेगा तो क्या मिलेगा, संख्या हम लोग का क्या होगा, 6Q प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, शेषफल यही हो जाएगी संख्या। कोई संख्या a है जिसे 6 से भाग दे रहे थे, और Q बार भाग गया है, और 1 हम लोग का शेषफल मिला है, ठीक है। तो इस तरह से 6 बार हम लोग को लिखना पड़ेगा। और हम लोग लिख देते हैं, जब यहाँ पे शेषफल लिखना पड़ेगा हमें, शेषफल 2 रहेगा तो संख्या क्या मिलेगा, इस तरह से हम लोग को 6Q प्लस यहाँ पे 2। और साथ साथ हम ना इस बात को भी लिखते हैं, चलते हैं, देखिए 6Q है ना, शेषफल 0 है, यदि आपने यहाँ पे हमने लिखा हुआ है संख्या a बराबर यहाँ पे 6Q,
तो यह संख्या हम लोग का ना, यह सम ही संख्या है, ठीक है। यह एक ऐसी संख्या है, जैसे ये दोनों संख्याएं तो आपस में बराबर है, तो यह संख्या क्या है, 2 से विभाजित है। मतलब ये भी जो हम लोग की संख्या है, यह क्या है, यह 2 से विभाजित है, क्योंकि यहाँ पे 6 में क्या 2 से भाग चला जा रहा है, ठीक है। तो यह संख्या क्या हम लोग का मिला, ये हम लोग की सम संख्या मिला। इसको हम यहाँ पे लिखते भी चलते हैं, ठीक है। यह हम लोग का सम संख्या है। यदि यहाँ पे शेषफल 1 बचा हुआ है तो यह हम लोग का क्या है, विषम संख्या है। और यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं ना कि ये बराबर यहाँ पे 6q प्लस यहाँ पे 2 है। तो इन दोनों संख्याओं में ना 2 उभयनिष्ठ है, ठीक है। 2 यदि हम लोग उभयनिष्ठ कर लें, ए बराबर इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे 3q यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यह क्या हो जाएगी, संख्या 2 से विभाजित है। मतलब यहाँ पे यह जो दाहिनी वाली संख्या है ना, 2 से विभाजित है, तो यह दोनों संख्या सेम होता है। क्योंकि जब भी आपके पास यहाँ पे कोई भाज्य रहता है ना, तो जब भी आप भाजक और भागफल का गुणा करते हैं और यहाँ पे शेषफल जोड़ देते हैं, तो वही संख्या आपको प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह संख्या क्या है, 2 से विभाजित है। यहाँ पर 2 हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों पदों में से यहाँ पे उभयनिष्ठ कर पा रहे हैं। तो यह भी संख्या क्या है हम लोग की, यह सम संख्या है। चलिए और हम लोग लिखते हैं, जब शेषफल, यहाँ पर हम लोग शेषफल का वैल्यू इस बार हम लोग 3 लिखते हैं। तो ए बराबर 6q यहाँ पे प्लस यहाँ पे 3 रहेगा। तो ये हम लोग एक किस प्रकार की संख्या है, यह हम लोग एक विषम संख्या है ना। इन दो इसमें से क्या है, 2 उभयनिष्ठ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये एक हम लोग की विषम संख्या है। और फिर हम लोग लिखते हैं, जब शेषफल 4, अब हम लोग लिखते हैं, तो ए बराबर 6q प्लस यहाँ पे 4। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से भी 2 उभयनिष्ठ हो जाएगा, है ना। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 यहाँ पे इन दोनों पदों में से उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो ये हम लोग की एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। और फिर हम लोग आगे कंडीशन लिखते हैं कि जब यहाँ पे शेषफल, अब हम लोग क्या लिखते हैं, जब शेषफल 5 रहेगा तो संख्या किस प्रकार से रहेगी, ए बराबर 6q प्लस यहाँ पे 5। अब इन दोनों पदों में से भी यहाँ पे है ना 2 उभयनिष्ठ नहीं है इनमें से, है ना। तो ये भी हम लोग की कैसी संख्या है, एक विषमी संख्या है। तो यही हम लोग को प्रश्न दिया था कि दिखाइए कि कोई धनात्मक, यहाँ पे विषम पूर्णांक का चर्चा किया था, ठीक है। विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, ठीक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पर ना 6q प्लस 1, 6q प्लस यहाँ पे 3, 6q प्लस यहाँ पे 5 लिखा था। तो एक तो यहाँ पे शेषफल था, यहाँ पे 3 शेषफल, यहाँ पे 5 शेषफल है। लेकिन यहाँ पे 6 क्या है, यही भाजक था। 6 यहाँ पर भी 6 ही वो भाजक था, q आपका भागफल था। तो हमने इस बात को लिख दिया कि माना कोई संख्या a है जिसे 6 से विभाजित किया जाता है, तब यहाँ पे भागफल q तथा शेषफल क्या मिलेगा आपको, 0 1 2 3 4 5 तक ही मिलेगा आपको, है ना। तो जब यहाँ पे शेषफल 0 रहेगा तब वो संख्या किस प्रकार से रहेगी, ए बराबर 6q। तो जब 6q रहेगा, है ना, शेषफल तो रहेगा ही, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये संख्या क्या है, 2 से विभाजित है। तो यह एक हम लोग की यह सम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जब यहाँ पे शेषफल क्या है, एक बार हम लोगों ने 1 लिया, तो यहाँ पे संख्या हम लोग का क्या हो जाएगी, 6q प्लस 1 हो जाएगी। तो यह आपकी कैसी एक संख्या है, ये विषम संख्या है। यह संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं है, तो ये हम लोग का विषम संख्या बना। यहाँ पे जब शेषफल यहाँ पे हमने 2 लिया, ठीक है, तो 2 लिया, तो यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगा, ये बराबर 6q प्लस 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों पदों में से 2 उभयनिष्ठ है, तो ये एक सम संख्या है। तो और फिर हमने जब यहाँ पे 3 लिया तो 6q प्लस 3, ये भी हम लोग को विषम मिला। जब शेषफल 4 लिया तो ए बराबर 6q प्लस 4, ये हम लोग की सम संख्या है ना। क्योंकि दोनों संख्याएं क्या हैं, यहाँ पे दोनों पदों में से 2 उभयनिष्ठ है, तो ये हम लोग का एक सम संख्या बना। जब हम लोगों ने शेषफल 5 लिया तो ए बराबर 6q प्लस 5, ये हम लोग की संख्या मिला, जो कि यहाँ पर ये भी संख्या क्या है, 2 से विभाजित नहीं है। इन दोनों पदों में से 2 उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये हम लोग की एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग को दिखाना था कि विषम पूर्णांक देखिए इसी प्रकार का होता है, ठीक है, यही हम लोग को दिखाना था। इस तरह से हम घेर देते हैं इसको, इसी को हम लोग को दिखाना था कि विषम पूर्णांक हम लोग का इसी के रूप का होता है। तो अतः हमने इस कथन को देखा भी, ठीक है, कि ये जो आ रहा था यह सम था, यह विषम था। जो भी विषम था बस विषम के बारे में चर्चा किया गया था। तो हम लोगों ने विषम निकाल कर देखा, क्योंकि यह जो आ रहा था ए बराबर 6q, यह सम था, यह भी सम आया था हम लोग का, ये भी सम। तो विषम यहाँ पे पूर्णांक ही हम लोग को मिला था। ए बराबर 6q प्लस 1, ए बराबर 6q प्लस 3, ए बराबर 6q प्लस 5। हम लोग लिख देते हैं इसी बात को। अतः ये थे हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पे किस रूप का होता है, 6q प्लस 1 कामा 6q प्लस 3 कामा यहाँ पे इसी प्रकार का 6q प्लस 5 के रूप का
होता है। संख्याएं तो इस प्रकार से आपको 6 प्रकार से मिलेगा, है ना। एक सम मिलेगा, एक सम, है ना, जीरो रखा तो हम लोग को सम मिला, एक रखा तो विषम। तो संख्याएं तो इस 6 प्रकार से आ सकती है ना। सेसफल जीरो से लेकर यहाँ पे 5 होगा तो संख्याएं 6 प्रकार की रहेंगी। लेकिन यहाँ पे 3 क्या रहेगा, सम रहेगा, और 3 इसमें से विषम रहेगा। तो हम लोग को विषम के ही बारे में पूछा था तो हमने करके देखा भी। अतः हमने लिख दिया धनात्मक विषम पूर्णांक 6 + 1 गामा 6 + 3 6 + 5 के रूप का होता है। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया गया है ना, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। कह रहा है ना कि यहाँ पे 32 सदस्यों वाला एक आर्मी बैंड के पीछे ना 616 सदस्यों वाली जो सेना है ना, यहाँ पे 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे उनको मार्च करना है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि दोनों समूहों को ना समान संख्या वाले स्तंभ बनाकर मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। ठीक है, तो हमें पूछा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम लोग को अधिकतम मतलब इन दोनों संख्याओं का हम लोग को मसा ही ज्ञात करना है ना। भाग विधि से हम लोग मसा ज्ञात कर देंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो यहाँ पे 616 को विभाजित करे और यहाँ पे 32 को विभाजित करे। तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हैं तीसरे वाले प्रश्न को। यहाँ पर एक हम लोग की संख्या था, यहाँ पे 616 था, और यहाँ पे एक संख्या था 32, है ना। तो यहाँ पर देख लेंगे कि इन दोनों संख्याओं में बड़ी कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे 616 ही बड़ी संख्या है, तो हम लोग 616 में 32 से हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे 32, यहाँ पर भाग देंगे ना तो 32 दूना 64 हो जाएगा, अधिक हो जा रहा है, एक ही बार भाग ले जाते हैं। तो यहाँ पर 32 घटाते हैं, यहाँ पे एक हासिल ले देगा क्योंकि एक में से 2 नहीं घट पा रहा है, 11 हो जाएगी। 11 में से 2 चला गया, 9 बचा। ठीक है, 11 में से 2 गया 9। ठीक है, अब यहाँ पे एक हासिल लिया हुआ था ना, तो यहाँ पर बचा हुआ है 5। 5 में से 3 चला जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर आ गया 6। चलिए 32 से अब यहाँ पर हम लोग गुणा करके देखते हैं। 32 320 हो जाएगा। 9 बार हम लोग भाग ले जाके के बाद देखते हैं। यहाँ पे 32 में 9 होगा, 9 दूना 18 को 8, एक हासिल हो जाएगा। 9 तिया 27, एक 28 रहेगा। तो इतना बार चला जाएगा। ठीक है, 9 बार, क्योंकि यहाँ पे 2 8 8 आ रहा है। ठीक है, चलिए घटाते हैं हम लोग। यहाँ से एक हासिल घटा देंगे तो यहाँ पे 8 ही आ जाएगा, 8 ही सिर्फ बचेगा, है ना। एक हासिल देगा 16, 16 में से 8 गया, 8 ही बचेगा। यहाँ पर 8 में से 8 घट कर ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर सब 0 ही बचा। अब यहाँ पे शेषफल देख रहे हैं ना कि यहाँ पे 32 से क्या हो गया, ये कम हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 32 को अभी हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे, है ना। पहले भाग देंगे, जितना जब तक जा रहा है दे देंगे पूरा भाग। ठीक है, जब तक यहाँ पे जिसे आप जो आपका भाजक है उससे शेषफल कम ना आ जाए। ठीक है, तो शेषफल अब कम आ गया ना 32 से, तो अब यहाँ पे 32 हम लोग का क्या हो जाएगा, पहले भाज्य था, अभी हम लोग पहले ये भाजक था। ठीक है, अब ये भाज्य बन गया यहाँ पे 32। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, 8 से भाग देंगे, तो 8 चौको 32। तो यहाँ पर शेषफल क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो शेषफल 0 कौन कर रहा है, 8। तो 8 ही क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का मसा हो जाएगा। तो हम लोग इस बात को लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखिए पहले हम लोग इस लाइन को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो लाइन बना है इसमें भाज्य क्या है, भाज्य यही है, भाजक कौन है, यह है, भागफल यह आया है, शेषफल ये हम लोग का आया है 8। ठीक है, तो इस लाइन को पूरा हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 616 बराबर भाजक था कौन, 32 था, भागफल कितना आया, 19 आया था, और प्लस हम लोग का शेषफल क्या आया था, 8 आया था, है ना। जब तक देते हैं जब तक शेषफल क्या आ जाए, 0 ना आने लगे। और फिर यहाँ पर हम लोग का भाजक कौन था भाज्य हम लोग का 32 था, भाजक 8 था, भागफल कितना आया था, 4 आया था, शेषफल क्या हो गया, 0। शेषफल 0 कौन किया, कौन भाजक शेषफल 0 किया, तो 8 ही था। इसलिए इन दोनों संख्याओं का मसा कितना बना, हम लोग लिख देते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 616 है, 616 कामा 32 का बना यहाँ पे 8। अतः हम नीचे यहाँ पे लिख देते हैं, अतः स्तंभों की
अधिकतम संख्या 8 है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। हमें प्रश्न दिया था कि 616 सदस्यों वाली एक आर्मी टुकड़ी थी, ठीक है, सेना, इसको यहाँ पे 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना था, ठीक है। तो हम लोग को बोला था कि यहाँ पे दोनों का ना, यहाँ पे दोनों को स्तंभ बनाकर ही मार्च करना था, दोनों में संख्याएं समान होनी चाहिए, ठीक है, समान संख्या में स्तंभ बनाकर हल करना था। तो हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा था कि अधिकतम वो स्तंभों की संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों संख्याओं का मतलब हम लोग को एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए थी जो क्या कर दे, इसको विभाजित कर दे, इसको विभाजित कर दे। तो इन दोनों संख्याओं का हमने मासा निकाल दिया, ठीक है, मासा निकाल दिया तो हम लोग को 8 निकल कर आया, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमने हल कर दिया। बस यहाँ पे हमने 616, यहाँ पहले देख लेंगे कौन बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे और यदि शेषफल 0 हो गया तो ठीक है ना। यदि 0 नहीं हुआ तो यह हम लोग का क्या हो जाएगा, जो शेषफल रहेगा वो क्या बन जाएगा, फिर भाजक बन जाएगा, ये भाज्य बन जाएगा। फिर यहीं जो भाजक विभाजित कर देगा दोनों संख्याओं को वही हो जाता है मासा। तो यहाँ पर हम लोग ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको हल कर दिया। अतः हमने लिख दिया स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। इस शब्द का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे वर्ग करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। किसी पूर्णांक यम के लिए यहाँ पे 3 यम और 3 यम प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। यहाँ पर भाजक क्या है, कौन सी संख्या है, वो संख्या 3 है, ठीक है। लेकिन हम देखिए इस रूप का तो लाएंगे हम लोग, ठीक है। जो भी आपको दिया रहा है कि वर्ग करना है, घन करना है, फिर यह लाना है हम लोग ना, तो हम लोग यहाँ पर देखिए संख्या यहाँ से ले लेंगे कि कौन सा यहाँ पे भाजक है, भाजक 3 ही है ना, 3 यहाँ पे भाजक है। यम क्या है, ये हम लोग का भागफल है और एक क्या है, शेषफल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ यहाँ पे भाजक से मतलब है कि कौन किससे विभाजित किया जा रहा है, और वर्ग करके हम लोग इसको लाएंगे, ठीक है, लाकर हम लोग सिद्ध करके देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग हल करने वाले हैं। लिख देते हैं हम लोग हल, हम लोग चौथे वाले प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग को ना इसी प्रकार से हम लोग को सिद्ध करना है 3 यम और कामा यहाँ पे 3 यम प्लस यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग को किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हम लोग को, ठीक है, वर्ग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से लेकर आएंगे, ठीक है, कि 3 यम और 3 यम प्लस 1 के रूप का होता है। लेकिन यही संख्या 3 ही बताएगा कि भाजक क्या है, भाजक क्या है हम लोग का, यहाँ पे 3 है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं हम लोग मान लेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे संख्या 3 से विभाजित किया जा रहा है। हम लोग लिख देते हैं माना कोई धनात्मक पूर्णांक रहेगा, ए है जिसे संख्या 3 लिख देते हैं, संख्या 3 से विभाजित किया जाता है तब भागफल Q तथा शेषफल क्या आएगा। जब भी आप किसी संख्या को ना, मतलब कोई भी आपके पास संख्या है उसे यदि आप 3 से भाग देंगे ना तो क्या आ सकता है, शेषफल 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आ सकता है ना, 3 नहीं आ सकता है। यदि 3 रहेगा तो यह संख्या 3 तो उसको विभाजित ही कर देगी, शेषफल फिर 0 ही ला देगी, ठीक है। तो हमने पहले इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है, और हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि वर्ग करके हम लोग इस प्रकार से लाएंगे जैसा हम लोग को सिद्ध करना है। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे संख्या 3 से विभाजित किया जाता है तब भागफल Q तथा यहाँ पे शेषफल 0, 1, 2 प्राप्त होता है। हम लोग लिख देते हैं प्राप्त होता है, ठीक है। अब चलिए तीनों कंडीशन में हम लोग उस संख्या को प्राप्त करते हैं। हम लोग लिख देते हैं जब शेषफल क्या रहेगा, 0, शेषफल 0, ठीक है। जब शेषफल 0 रहेगा तो संख्या किस प्रकार से होगी, संख्या a तो है ही, ठीक है, a बराबर यहाँ पे 3 से तो हम लोग भाग ही दे रहे थे और यहाँ पे भागफल हम लोग का क्या आएगा, Q आएगा, ठीक है। और शेषफल 0 है तो +0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वर्ग करना है। प्रश्न में हमें दिया था ना कि हम लोग को वर्ग करना है, तो चलिए दोनों पक्षों का हम लोग क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। हम लोग लिख देते हैं, यदि घन करने के लिए बोलेगा तो घन आप करेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
तो वर्ग करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर तो 0 है, ठीक है, इसको हटा देंगे। यहाँ पे वर्ग करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। चलिए एक बार हम लिख ही दे दें इस तरह से, 3 पर वर्ग आ जाएगा, ठीक है, दोनों पक्षों पर वर्ग, ए पर वर्ग, यहाँ पे वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो जाएगा, यहाँ पे क्यू पर यहाँ पे वर्ग, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोग किस प्रकार से लाने का प्रयास करेंगे, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से तो ये आएगा नहीं, 3m प्लस यहाँ पे 1, इस प्रकार से यह नहीं आ सकता, यह इसको हम लोग को लाना है ऐसा ही, ठीक है। तो यहाँ पर हमें संख्या 3 को ले लेते हैं, ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे हम लोग 3 को अलग ले लिए, यहाँ पे 3q स्क्वायर को हम लोग अलग से ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 3m प्रकार का इसको दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3 को अलग ले लेते हैं और इसके स्थान पर हम लोग यम लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बता भी देंगे, जहाँ यम का मतलब क्या है हम लोग का 3q स्क्वायर, तो ये हम लोग को 3m रूप का मिला, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जब शेषफल 1 रहेगा, है ना, जब शेषफल 1 रहेगा तो संख्या किस प्रकार से रहेगी, a बराबर 3 से तो भाग ही दे रहे थे, q भागफल आया है, 1 शेषफल आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, वर्ग करना है, तो हम लोग वर्ग करेंगे ही, ठीक है। हम यहाँ पर भी लिखते हैं दोनों, चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करते हैं, तो यहाँ पर a का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे 3q प्लस 1 का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग हो गया। और वर्ग करिए, a का वर्ग नहीं, यहाँ पर तो a स्क्वायर रहेगा, यहाँ बराबर रहेगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर वर्ग हम लोग करना है, यहाँ बराबर है यह, ठीक है, a स्क्वायर बराबर यहाँ पे इसका हम लोग का वर्ग, यहाँ पे 3q का वर्ग कर देंगे प्लस 1 का वर्ग कर देंगे प्लस 2a भी होता है ना, तो 2 और a के स्थान पर हम लोग का 3q है और b के स्थान पर 1 है। चलिए इसको और हल हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे, 3 तिहाई यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे q स्क्वायर यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, संख्या में गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6, 6 में 1 का गुणा करेंगे 6 ही हो जाएगा, 6q हो जाएगा। तो इन दोनों पदों को हम लोग यहाँ पे साथ में लिखते हैं, ठीक है, a स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9q स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 6q और यहाँ पर हमने प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग ना यहाँ पे 3m प्रकार का हम लोग नहीं लिख सकते, इसको देखिए प्लस 1 है ना, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिखने का प्रयास करेंगे, 3m प्लस 1 का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं a स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों पदों में से क्या है 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 3 है, यदि आप उभयनिष्ठ ले लेंगे ना तो यहाँ पर 3 अभी बचा रहेगा एक, ठीक है, क्योंकि 9 है, 3 तिहाई 9, 3 हमने कॉमन ले लिया, 3 यहाँ पर बचा हुआ है और q पर वर्ग बचा हुआ है, ठीक है, प्लस यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है 3, तो 3 दूना 6, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 2q और यहाँ पे कोष्टक बंद, यहाँ पे +1, ठीक है। इन दोनों पदों में से हमने 3 उभयनिष्ठ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 3q स्क्वायर बचा हुआ है, यहाँ पे 2q बचा हुआ है +1। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, a स्क्वायर है, यहाँ पे यह a स्क्वायर है, तो यहाँ पे a का वर्ग, यहाँ पे 3, अब इसके पूरे स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, यम लिख देंगे, यम, ठीक है, 3m प्लस यहाँ पे 1 हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि जहाँ यहाँ पर यम के स्थान पर क्या है, यम बराबर 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2q। चलिए अब हम लोग को शेषफल एक बार क्या लेना है, 0 हमने ले लिया, 1 ले लिया और 2 ले लिया, ठीक है, और वर्क करना है तो हम लोग तो वर्क कर ही रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, जब यहाँ पे शेषफल का वैल्यू 2, ठीक है, तब आपकी संख्या क्या हो जाएगी, a बराबर 3 से तो भाग ही दे रहे थे, क्यों आपका भागफल आ रहा था, अब हमने शेषफल क्या ले लिया, 2 ले लिया। अब फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग हम लोग को करना ही है, ठीक है, दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करेंगे तो यहाँ पे a का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे 3q प्लस यहाँ पे 2 का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, ठीक है। वर्ग हम लोग करते हैं, यहाँ पर a का वर्ग का मतलब यहाँ पे इसका जब हम लोग पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसको लिखते हैं, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, यहाँ पे q पर वर्ग, ठीक है, संख्या का हमने वर्ग कर दिया, यहाँ पे जो चर है इसका भी वर्ग कर दिया, प्लस यहाँ पे 2 का वर्ग कर देंगे तो यह 4 हो जाएगा, प्लस फिर फार्मूला में होता है 2ab, तो 2 और फिर ab, तो देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, ठीक है, फार्मूले में ही रहता है, ठीक है, 2ab होता है फार्मूला, तो 2 हो गया, फिर यहाँ पे a और b इन दोनों में क्या है संख्याएं हैं, तो 2 2 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 2, 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक हम लोग q लगा देते हैं, ठीक है, इसका हमने वर्ग कर दिया, ठीक है, आप कर लीजिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab हमने कर दिया। अब यहाँ पर चलिए इसको हम लोग और रोल करते हैं, चलिए इसको हम लोग और किस प्रकार से लिख सकते हैं, 9 यहाँ पे q पर वर्ग, यहाँ पे प्लस
यहाँ पे हमने 12 क्यू को लिख दिया, ठीक है। पहले इसको हमने लिखा, फिर इसको लिख दिया, और प्लस देखिए 4 जो है, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 धन 1 हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इन तीनों पदों में से हम लोग क्या कर लेंगे, 3 उभयनिष्ठ कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग इसी प्रकार से लिखेंगे 3m + 1। चलिए हम लोग इसको हर रोल करते हैं। a² बराबर, यहाँ सब में से 3 उभयनिष्ठ है, 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 3 3 9, तो 3 बचा। अब यहाँ पे क्यूब पर वर्ग, यहाँ पे 3 चौको 12, 4 क्यूब बचा, यहाँ पे +1 बचा, क्योंकि हमने यहाँ से 3 उभयनिष्ठ कर लिया, ठीक है, 1 बचा, यहाँ पे +1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं a², यहाँ पे 3, और इसके पूरे के स्थान पर हम लोग क्या लिख देते हैं, यम, यहाँ पे +1 यह, ठीक है। और हम लोग लिख देंगे जहाँ यम के स्थान पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 3 क्यू पर वर्ग प्लस यहाँ पे 4 क्यू, यहाँ पे +1, ठीक है। और यहाँ पर हम नीचे लिख भी देते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक रहेगा, का वर्ग किस प्रकार का होता है, 3m, 3m + 1 रूप का होता है, हम लोग लिख देते हैं। हमें यही सिद्ध करना था ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यहाँ पे 3m और 3m + 1 रूप का होता है, यही हम लोग को दिखाना था, ठीक है। तो हम लोग ने इसके लिए क्या किया, सबसे पहले हमने मान लिया कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसको हम लोग जो भी आपको प्रश्न में दिया रहा है वर्ग करके लाने के लिए ना, तब हम लोग इसको वर्ग करके लाएंगे 3m और 3m + 1 को, ठीक है। इसको नहीं मान लेंगे, ऐसा नहीं कि भागफल आप यम मान लेंगे, है ना, तो गलती हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ से बस आपको यदि 3m और 3m + 1 इस प्रकार से दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ना भाजक ले लीजिएगा कि किससे भाग दिया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से हमने लिख दिया, माना कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3 से विभाजित किया जाता है, तब भागफल क्यों आता है तथा शेषफल, 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है, प्राप्त होता है, ठीक है। 3 नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 का मतलब वो संख्या फिर क्या हो जाएगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी 3 से, शेषफल 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 कंडीशन हम लोग को मिलेगा। जब शेषफल 0 होगा तो संख्या क्या होगा, a बराबर 3 क्यों होगा, a बराबर 3 × क्यों, ठीक है, मतलब संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी, शेषफल 0 मिला, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को वर्ग करना था, तो वर्ग हमने दोनों पक्षों को कर दिया, तो वर्ग करने के बाद हम लोग को यह मिल रहा था, है ना, 9q²। लेकिन हमें 3m और 3m + 1 रूप का लिखना था, तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3m रूप प्रकार का, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 3 गुणते यहाँ पे 3q² को अलग कर दिया, इसको इसके बराबर हमने m लिख दिया। जहाँ इस पर लिख कर दिखाएंगे, लिखेंगे भी इसको, जहाँ m बराबर क्या है, 3q² है। और जब फिर शेषफल 1, तब यहाँ पर संख्या किस प्रकार से हो जाएगी, a बराबर 3q + 1 हो जाएगा। अब फिर हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो यहाँ पर हल किया हम लोगों ने ना, तो जब यहाँ पे दोनों पक्षों का यहाँ पे वर्ग करके कर दिया, तो यहाँ पर करने के बाद यहाँ पे a² + 9q² + 6q + 1 मिला ना, तो यहाँ पे +1 मिला ना, तो इसका मतलब है कि 3m + 1 प्रकार से ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दोनों में क्या रहेगा, 3 उभयनिष्ठ था, फिर जो बचा उसको यम मान लीजिए, ठीक है। अब इसी तरह हमने शेषफल जब 2 लिया, तो a बराबर 3q + 2 लिखा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, और फिर इसका हमने फार्मूले सर्वसम्मिका से a + b के होल स्क्वायर के सर्वसम्मिका से इसको बस हमने प्रसार कर लिया। प्रसार करने के बाद यहाँ पे देख रहे थे कि 4 हम लोग का मिल रहा था, है ना, तो यहाँ पे 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं, है ना। तो इन तीनों पदों में से 3 उभयनिष्ठ था, तो 3 हमने उभयनिष्ठ कर लिया, और जो भी यहाँ पे कोष्टक में था उसको हमने m मान लिया, ठीक है। यहाँ पे +1 था, तो यहाँ पे a² बराबर यहाँ पे 3m + 1, इस प्रकार से यह लिखा जा सकता है। अतः हमने लिख दिया, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m + 1 रूप का होता है। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे दिया गया ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन दिया है, घन का मतलब हम लोग उस संख्या का 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है, 3m और 3m + 1 या 3m + 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि हम लोग का यहाँ पे जो भाजक है वो क्या है, 9 है, ठीक है, 9 है। तो यहाँ पे जब हम 9 से किसी संख्या को भाग देंगे ना, तो हम लोग को शेषफल क्या मिलेगा, 0 से लेकर 8 तक मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 से लेकर 8 तक मिलेगा, तो इस तरह से उन सब का फिर घन करना, ठीक है, काफ़ी कठिन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो संख्या 9 है ना, इसके स्थान पर हम लोग ना 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या आपके पास रहेगा ना, यदि उसको आप 9 से विभाजित कर रहे हैं ना, तो वो संख्या आप 3 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई संख्या यदि 9 से विभाजित है ना, तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 9 के गुणनखंड में 3 भी सम्मिलित होता है ना। देखिए, तो इस बार हम लोग को ना क्या करना है, घन करना है, ठीक है, घन करना है, और हम लोग को लाना है इस प्रकार से 9m, ठीक है, और यहाँ पे 9m + 1
और यहाँ पे 9m प्लस यहाँ पे प्लस 8 इस रूप का लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भाजक तो देखें, भाजक तो यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो यदि जब आप 9 लेंगे ना, यदि किसी संख्या को आप 9 से विभाजित करेंगे ना, तो शेषफल आपको क्या मिलेगा, 0, 1, 2, इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 9 नहीं लेंगे, 9 के लिए फिर यही 0 से फिर दोहराव करने लगेगा, ठीक है। जब आप 9 से करेंगे ना तो बहुत अधिक समय भी लग जाएगा और पेज भी कई लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर हम करने को तो कर ही देंगे, ठीक है, करना रहेगा तो कर ही देंगे। तो इसके लिए ना देखिए, जो संख्या यदि 9 से विभाजित है ना, कोई भी संख्या 9 से यदि विभाजित है तो वो संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आपका संख्या रहे, तो यदि हम लोग 3 से करेंगे ना, 3 का फिर हम लोग मानेंगे कोई संख्या ए है, ठीक है, जिसको यहाँ पे 3 से विभाजित किया जा रहा है, ठीक है, शेषफल क्यों आ रहा है। तब हम लोग अगर यदि हम लोग संख्या 3 लेंगे ना, तो शेषफल इसके लिए क्या हो जाएगा, 0, 1 और 2, बस इतना ही हो जाएगा। फिर हम लोग घन करेंगे ना, तभी भी हम लोग को यही आएगा, ठीक है। यदि आप 9 लेकर हल करना चाहते हैं, ठीक है, हम देखिए 3 को ही लेकर हल करके आपको दिखा देते हैं। यदि आपको 9 लेकर ही हल करना चाहते हैं, ठीक है, 9 लेकर भी करेंगे तो गलत नहीं है, ठीक है। 9 लेकर करेंगे तो यहीं 2, 3 स्थान तक कीजिए, ठीक है, 0 का कर दीजिएगा, 1 का, 2 का, इसी प्रकार से दिखा देंगे, फिर इत्यादि बोल दीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे 9 से ही दिखाते हैं, मतलब यहाँ पे संख्या हम 3 से ही दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो संख्या 9 से विभाजित होगा वो संख्या 3 से भी विभाजित है। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोग को क्या करना है, इस बार हम लोग को घन करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हम लोग 5वां वाले प्रश्न को। यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं, माना कोई संख्या ए है जिसे 3 से विभाजित किया जाता है, तब भागफल क्यों तथा शेषफल यहाँ पर हम लिख देते हैं 0, 1, 2 प्राप्त होता है, ठीक है। इतना ही प्राप्त होगा। यदि किसी संख्या को 3 से भाग देंगे तो 0, 1, 2 ही शेषफल प्राप्त होगा। चलिए हम आगे लिख देते हैं, जब शेषफल क्या रहेगा, शेषफल यहाँ पे हमने एक बार 0 के लिए लिया, तो 0 के लिए लेंगे तो संख्या किस प्रकार से रहेगा, a बराबर यहाँ पे 3 क्यों ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे शेषफल लिखना रहेगा तो आगे 0 लिख सकते हैं, ठीक है। जब शेषफल 0 तो संख्या किस प्रकार से, a बराबर 3q प्लस यहाँ पे 0 लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, घन करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोग को क्या करना है, इसमें इस वाले प्रश्न में हम लोग को घन करना है। तो हम लोग लिख देते हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर ठीक है, घन करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा a पर घन हो जाएगा, और यहाँ पर भी घन करेंगे तो यहाँ पे 3q पर घन हो जाएगा, ठीक है। घन करिए तो यहाँ पर घन करें 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 हो जाएगा। घन का मतलब इस संख्या का 3 बार गुणा हो जाएगा, यहाँ पर q पर यहाँ पे 3 घात। तो चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से लिखना आसान होगा। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, यहाँ इसको 3m प्रकार से लिखना आसान है, ठीक है। ऐसे ही इसको लिखेंगे 3m, क्योंकि यहाँ से नहीं 9m है, तो यहाँ पर हम लोग, क्योंकि 9 यहाँ से कॉमन हो रहा है, ठीक है, 9 गुणते यहाँ पे 9 गुणते 3 हम लोग लिख सकते हैं, 9 तिहाई 27। यहाँ पे q पर घन एक साथ को हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर a पर घन हमने लिखा, यहाँ पे 9 रह देने देंगे, और यहाँ पर यम हमने लिख दिया, ठीक है। और जहाँ हमें लिखना भी होगा, जहाँ यम का वैल्यू लिख दीजिए, यही है 3q पर घन है। चलिए शेषफल 0 हमने ले लिया। आगे हम लोग ले लेते हैं, जब शेषफल कितना, अब 1 हम लोग लेते हैं, ठीक है। तब आपको आपकी संख्या किस प्रकार से रहेगी, a बराबर 3q प्लस यहाँ पे 1, यही आपकी संख्या है। और फिर यहाँ पे दोनों पक्षों का हम लोग घन करते हैं, घन करने पर, ठीक है, घन कर दीजिए। यहाँ पर a पर घन हो जाएगा, यहाँ पे 3q प्लस 1 पर यहाँ पे घन हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग प्रसार करते हैं। फार्मूला ही होता है a पर घन प्लस b पर घन का, यहाँ पर हम चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे a प्लस b पर घन का फार्मूला होता है a पर घन प्लस b पर घन प्लस 3ab, और कोष्टक में क्या रहता है a प्लस b, ठीक है। इसी को याद रखेंगे। हम लिख देते हैं यहाँ पे
3 क्यू पर यहाँ पे घन हो जाएगा, 3 क्यू पर घन प्लस 1 पर घन प्लस यहाँ पे 3ab रहता है, मतलब दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करिए तो यहाँ पे ab का मतलब यहाँ पे 3 क्यू गुणते यहाँ पे 1 और कोष्टक में a प्लस b रहता है भाई, ठीक है। 3 क्यू प्लस 1 है तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3 क्यू प्लस यहाँ पे 1। चलिए इसको हल करते हैं हम। यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 यहाँ पे क्यू पर घन 1 का कितना बार गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे 3 दूना मतलब 3 3 यहाँ पे 9 मिलेगा, ठीक है, 9 रहेगा, 3 3 9 और 1 में गुणा कर देंगे 9 का तभी 9 ही रहेगा और क्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3 क्यू प्लस यहाँ भी 1 में गुणा करना यहाँ पे बाकी है। चलिए आगे भी इसको हल करते हैं। ए पर घन बराबर यहाँ पे 27 क्यू पर घन है यहाँ पे प्लस 1 प्लस यहाँ पे 9, इसका हम लोग दोनों में गुणा कर देते हैं, ठीक है। 9 क्यू का इन दोनों पदों में गुणा तो यहाँ पे 9 का इसमें गुणा कर देंगे 9 तियाँ यहाँ पे 27 हो जाएगा। क्यू का क्यू में गुणा कर देंगे क्यू पर 2 घात हो जाएगा। यहाँ पे 9 क्यू का 1 में गुणा कर देंगे तो 9 क्यू ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम लोग लिख देते हैं। ए पर घन बराबर यहाँ पे घातों घटते क्रम में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 घात है 2 घात है 1 घात है, इसको पहले लिखिए 27 क्यू पर घन यहाँ पे प्लस 27 क्यू पर 2 घात, इसको हमने लिखा प्लस यहाँ पे 9 क्यू और यहाँ पे प्लस 1 है। तो देखिए इसको किस प्रकार से लिखना आसान है, इसको इस प्रकार से लिखना आसान है, ठीक है। इसी तरह से इसको लिखा जाएगा 9 क्यू प्लस 1 है ना, क्योंकि 9 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है। यहाँ से इन तीनों पदों में से हम लोग क्या कर देंगे 9 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 9 यम प्लस 1 प्रकार से यह लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं आगे। यहाँ पे ए पर घन है और यहाँ पर हम इन तीनों पदों में से 9 उभयनिष्ठ करते हैं। 9 उभयनिष्ठ कर देंगे 9 तियाँ 27, 3 क्यू पर घन बचेगा, यहाँ पे 3 क्यू पर वर्ग बचेगा। यहाँ से 9 हमने ले लिया तो सिर्फ यहाँ पे क्यू बचा है, यहाँ पे प्लस 1। अब इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, ए पर घन बराबर यहाँ पे 9 और इसके पूरे स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे यम लिख देंगे और प्लस 1, ठीक है। और हम लोग को यह बताना पड़ेगा कि जहाँ यम के स्थान पर क्या है, यम बराबर 3 क्यू पर घन प्लस यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्यू है। चलिए हम शेषफल अब 1 तो हमने ले लिया, अब शेषफल 2 हम लोग ले लेते हैं। जब यहाँ पर लिख देते हैं शेषफल अब 2 तो किस प्रकार संख्या रहेगी, ए बराबर 3 से तो भाग ही दे रहे थे, क्यू बार भाग गया और यहाँ पे प्लस इस बार शेषफल कितना बचा 2 बचा। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में यहाँ पर हम लोग घन करते हैं, दोनों पक्षों में घन करने पर दोनों यहाँ पे पक्षों होना चाहिए, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर घन करेंगे तो यहाँ पे ए बराबर ए पर घन रह जाएगा बराबर यहाँ पे 3 क्यू प्लस 2 पर यहाँ पर घन हो जाएगा। चलिए तो इसको हल ना हम इसी पर हल करके दिखाते हैं आपको। 3 क्यू प्लस 2 पर यहाँ पर घन है ना, देखिए घन करेंगे तो ए पर भी घन हो जाएगा, 3 क्यू का घन यहाँ पे प्लस 2 पर भी घन हो जाएगा, प्लस 3 गुणते दोनों संख्याओं का गुणनफल रहता है, दोनों संख्याओं गुणा कर देंगे 3 क्यू गुणते 2 हो जाएगा, ठीक है। और कोष्टक में ए प्लस बी रहता ही है, 3 क्यू प्लस यहाँ पे 2 रहेगा ही, ठीक है। चलिए यहाँ पर घन करते हैं तो 3 का घन करेंगे 3 तिया 9 9 तिया 27 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 27 हो गया, क्यू पर घन हो गया। यहाँ पर 2 का घन करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 का 3 बार गुणा करेंगे ना, 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए 3 दूना मतलब 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, ठीक है। और 3 तिहाई 9, 9 दूना 18 और यहाँ पे क्यू हो गया, ठीक है, क्यू तो था ही। और यहाँ पे अभी 3 क्यू प्लस यहाँ पे 2 है। चलिए यहाँ पर फिर हम इसको हल करते हैं तो 3 क्यू पर घन है यहाँ पे प्लस 8। अब यहाँ पे 18 तिहाई 54, 18 तिहाई हो जाएगा 54 और क्यू मिलकर क्यू पर यहाँ पे 2 घात हो जाएगा, ठीक है, गुणा हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा, प्लस 18 दूना 36, ठीक है, 18 दूना यहाँ पे 36 हो गया और यहाँ पे क्यू भी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने सबका यहाँ पे गुणा कर लिया, ठीक है। और गुणा करने के बाद यहाँ पे घातों को हम लोग घटते क्रम में लिख देते हैं, या 3 घात है या 2 घात है या 1 घात है। तो पहले इसको लिख देते हैं 27, यहाँ पे क्यू है, क्यू पर 3 घात, यहाँ पे प्लस 54, यहाँ पे क्यू पर 2 घात प्लस यहाँ पे 36, यहाँ पे क्यू और प्लस यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम लोग यहाँ पे ये लिख देते हैं, ठीक है। हमने इसको हल कर दिया, ठीक है, आपको हमने हल करके दिखाया इसको। तो यहाँ पे ए पर 3 घात है और इसको हल करने के बाद हम लोग को यही आया 27 क्यू पर 3 घात प्लस यहाँ पे 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस यहाँ पे 8 आया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग और हल करते हैं, ए पर 3 घात
तो यहाँ देखिए इन तीनों पदों में ना 9 उभयनिष्ठ है, तो ये देखिए इस प्रकार से बनेगा 9m प्लस यहाँ पे 8 दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर 9m प्लस 8 प्रकार का बनेगा। 9 हम लोग उभयनिष्ठ लेते हैं तो 9 तियाँ 27 हो गया, यहाँ पे q पर घन बचा, ठीक है। यहाँ पे 9 छक 54, तो 9 छक 54 तो 6 अभी बचा, q पर 2 घात, ठीक है, प्लस यहाँ पे 9 तियाँ 27, 9 चौको 36, तो 4 बचा और q भी बचेगा, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ संख्या 9 को उभयनिष्ठ लिया, ठीक है। 9 तियाँ 27, 9 छक 54, 9 चौको 36, ठीक है, और यहाँ पे q है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 8, तो यहाँ पे इन सबके स्थान पर हम लोग क्या लिख देते हैं, इनके सबके स्थान पे 9, यहाँ पर हम लोग यम लिख देंगे, ठीक है, यम हो गया, यहाँ पे प्लस 8 हो गया। जहाँ हम लोग को लिखना पड़ेगा यम बराबर यम के स्थान पे यही सब है, 3q पर घन, यहाँ पे 6q स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 4q। अतः हम लोग नीचे से लिख देते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस प्रकार से होता है, इसी प्रकार से होता है ना, 3m प्लस 1, ठीक है, 3m प्लस 8। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m प्लस 1 3m प्लस 8 के रूप का होता है, लिख देते हैं, के रूप का होता है, ठीक है। तो हमें इसी प्रकार से लिखना था कि दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, ऐसे होता है 9m और 9m प्लस 1 9m प्लस 8 रूप का होता है, ठीक है। तो कोई भी संख्या रहेगा, यदि ना संख्या यदि 9 से विभाजित संख्या ना, तो संख्या 3 से विभाजित है, इसीलिए हम लोगों ने 3 ले लिया है ना। यदि हम लोग 3 नहीं लेते ना, तो हम लोग यदि 3 नहीं लेते तो यहाँ पर हम लोग को संख्या 9 लेना पड़ता, तो 9 के लिए शेषफल बहुत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप ये 9 लेकर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हम बताते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे कि माना कोई संख्या ए है जिसे संख्या 9 से विभाजित किया जाता है, ठीक है। तब यहाँ पे भागफल क्यों, तथा यहाँ पे आपको शेषफल लिखना पड़ता है 0 से लेकर 8 तक लिखते हैं, और शेषफल सिर्फ आप 3 करके दिखा देते हैं उसमें, ठीक है। यहाँ पर बस सभी शेषफल लिखते हैं और बस 3 यहाँ पे करके दिखा देते हैं ना, तभी आपको ये तीनों आ जाता, 3 यहाँ पे आ जाएगा आपको, या 9m प्लस 1 9m प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आगे भी लिख देते हैं। तो हमने जो भी संख्या क्या आएगा 9 से विभाजित रहेगा, उस संख्या 3 से विभाजित रहेगा, इसीलिए हमने 3 से ही कर दिया, ठीक है। 3 से करेंगे तो शेषफल काफ़ी कम हो गया और आसानी से हो भी गया, है ना। तो यहाँ पे घन करना था, घन करके ये लाना था हम लोग को, तो हमने लिख दिया कि माना कोई संख्या ये है जिसे 3 से विभाजित किया जाता है, तब भागफल क्यों तथा शेषफल 0 1 1 2 प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर होता है लिख देंगे, और तब जब यहाँ पर शेषफल हमने 0 लिया तो संख्या इस प्रकार से हो जाएगी, a बराबर 3q प्लस यहाँ पे 0, हम क्या करना है, घन करना है। इस बातों का ध्यान रखेंगे। यदि आपको जैसे प्रश्न दे देना, तो इस प्रकार से प्रश्नों को हल करने से पहले ना, जैसे प्रश्न पढ़ेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि वर्ग करना है कि घन करना है। तो ये हम लोग को मानना तो रहेगा कि माना कोई संख्या ये है जिसे जो भी संख्या रहे जिसे विभाजित कर दिया रहेगा, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 9 था, तो हम लोगों ने इसको 3 से ही कर दिया, क्योंकि 9 से करते तो बहुत सारा शेषफल आता। तो यहाँ पर वर्ग और घन ऐसा कुछ लिखा रहे तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। माना हमने लिखा यहाँ पे हम लोग को 9m प्लस 1 9m प्लस 8 प्रकार का दिखाना था, तो हमने लिखा कि माना कोई संख्या ये है जिसे 3 से विभाजित किया जाता है, तब भागफल q तथा शेषफल 0 1 2 प्राप्त होता है। जब यहाँ पे शेषफल 0 था तो संख्या इस प्रकार से था, अब हमने दोनों पक्षों का घन कर दिया तो संख्या हम लोग को 9m मिला, ठीक है। और जब शेषफल 1 रखा तो संख्या यह मिला, a बराबर 3q प्लस 1। अब जब दोनों पक्षों का घन करके हल कर दिया गया तो यह संख्या हम लोग को यहाँ पे 3m प्लस 1 प्रकार का मिला, ठीक है। जब यहाँ पे शेषफल हमने 2 रखा और इसको दोनों पक्षों को हल कर दिया, ठीक है। जब शेषफल 2 रखा गया तो a बराबर 3q प्लस 2 ये हम लोग की संख्या मिली, और दोनों पक्षों का हमने घन कर दिया, तो यहाँ पर हम लोग को संख्या किस प्रकार से मिला, 9m प्लस 8। अतः हमने लिख दिया किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m प्लस 1 3m प्लस 8 के रूप का होता है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए, इस प्रकार से यह हम लोग की प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।